राइट। हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन गेटवे क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यूनिट नंबर 3, जिसका इंतज़ार आप कई दिन से कर रहे थे। और आज होगा इसका लेक्चर नंबर 1, है ना। तो और मैं आपको बता देता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर गेटवे क्लासेस का जो एप्लीकेशन है, जो भी कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं आपको, या जो भी हमारा पीडीएफ नोट्स है ना, पूरे का पूरा कंटेंट हमारा एज पर न्यू सिलेबस 22-23 है। जो आपका सिलेबस अभी रिवाइज हुआ है, एकेटीयू ने रिवाइज किया है, उसी रिवाइज सिलेबस के हिसाब से हम आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यूनिट नंबर जो कि नया सिलेबस आया था एकेटीयू का, वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। एक बार फिर से आप देख लीजिए, जो हमारी यूनिट नंबर 3 है, इसका जो एकेटीयू ने सिलेबस रिवाइज करके आपको दिया है ना। बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन यूनिट नंबर इसका सिलेबस के अंदर नहीं है। बस इतना है कि ये यूनिट जो अभी यूनिट नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, ये पहले यूनिट नंबर 2 का ही पार्ट थी, राइट। हमारा अभी यूनिट नंबर 3 लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, हमारी जो यूनिट नंबर 3 है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, है ना। इसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट वन इज रेफ्रिजरेशन एंड सेकंड वन इज एयर कंडीशनिंग, है ना। मैं सिलेबस सबसे पहले आपको दिखाता हूं, ताकि आप जो पढ़ें, यानी कि आपको पता रहे कि हाँ, ये टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में हैं और यही हमको पढ़ने हैं। ऐसे टॉपिक्स आप ना पढ़ लें जो हमारे सिलेबस में नहीं है, या फिर ओल्ड सिलेबस को आप देख करके पढ़ रहे हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमको अपनी पढ़ाई करनी है, ताकि हम कम टाइम में अपने सिलेबस को कवर कर सकें और ज़्यादा बर्डन फील ना हो, और आपके जो मार्क्स हैं, जो आपको एग्ज़ाम में स्कोर करना है, वो उसको आप मैक्सिमाइज कर सकें, है ना। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट क्या होता है फर्स्ट पार्ट में, देन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये इंपॉर्टेंट है ना, कई बार एग्जाम में आ चुका है। देन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको हम सीओपी बोलेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, आपके घर में जो फ्रिज रखा हुआ है वो किस तरह से वर्क करता है, कितने कंपोनेंट्स उसके अंदर होते हैं, है ना। ये क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 10-10 नंबर में ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है 2 बार, राइट। इसी के साथ साथ है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पंप, तो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बड़ा ही ईजी टॉपिक है और स्कोरिंग भी है। मतलब अगर हम कहें कि भाई लेक्चर नंबर 1 में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, है ना, एक्चुअली जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसको हम 2 लेक्चर में कवर करेंगे, है ना, रेफ्रिजरेशन को। आज फर्स्ट पार्ट जो होगा इसका, यानी कि जो लेक्चर नंबर 1 है, इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करने वाले हैं, कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी कि रेफ्रिजरेशन की यूनिट क्या होती है, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस होता क्या है, एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट की बात करेंगे, क्योंकि क्लॉसियस स्टेटमेंट नहीं तो हमको, क्लॉसियस एक साइंटिस्ट थे, है ना, उन्होंने, उनका जो स्टेटमेंट है वहीं से हमको कॉन्सेप्ट मिलता है किसका, रेफ्रिजरेटर का और हीट पंप का। तो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसको हम देखेंगे, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे। चलिए, तो वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि कई बच्चों को थोड़ा सा अभी भी कन्फ्यूजन है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है कई बच्चों तक नहीं पहुँच पा रही है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है हमने, जो 20 सीरीज है, जो हमारा नया सिलेबस आया है, उसके हिसाब से हमने कौन कौन से कोर्सेज चलाए हुए हैं यूट्यूब चैनल में और अपने जो गेटवे क्लासेस का एप्लीकेशन है। पहले हम बात कर रहे होंगे दैट इज़ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, जिसको सभी बच्चे पढ़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, और बहुत ही बहुत ही शानदार तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं गुलशन सर, है ना। 70 आउट ऑफ 70 आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं, है ना। कोई भी सिंगल टॉपिक आपको छूटेगा नहीं, आपका जो हर लेक्चर है वो न्यू सिलेबस के हिसाब से आ रहा होगा, है ना। चलो, और उसके बाद है दूसरा सब्जेक्ट जो हमारे पास अवेलेबल है एप्लीकेशन के अंदर, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसको पढ़ा रहे हैं लोकेंद्र कुमार सर, ठीक है ना। बहुत ही कूल तरीके से पढ़ाते हैं, हर बच्चे को इनका पढ़ाया हुआ समझ में आ जाता है, राइट। नेक्स्ट आपका फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसको मैं अभी पढ़ा ही रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं, एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पर भी है और ये एप्लीकेशन के अंदर भी है। एक्चुअली कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई यूट्यूब में वो नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो उसमें बहुत सारे आपको ऐड मिलते रहते हैं ना यूट्यूब में, तो आपका डिस्ट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा। तो कुछ बच्चे यूट्यूब पर फ्री होने के बाद भी एप्लीकेशन के अंदर पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने मैथमेटिक्स में तो बहुत सारे बच्चों ने एनरोल कर लिया है, कोर्स को सब्सक्राइब कर लिया है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो एकेटीयू का या गवर्नमेंट कॉलेज हो, ऐसा कोई कॉलेज नहीं छूटा हुआ है कि जहाँ से कई बच्चों ने ज्वाइन करा। इसी तरह से फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को भी ज्वाइन किया हुआ है, और हमारा
जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ये मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये यूट्यूब में भी है और एप्लीकेशन में भी है। एप्लीकेशन में बच्चे इसलिए इसको ले लेते हैं कई बार कि बोले ऐड ना मिले हमको, है ना, एक सीक्वेंस में हमको लेक्चर मिल जाते हैं और किसी तरह का कोई इसमें ऐड नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट कोर्स की अगर हम बात करें दैट इज इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, और लिखा हुआ है कमिंग सून। अब ये कमिंग सून नहीं है, ये कोर्स भी हमारा लॉन्च हो चुका है ना, इसका एक लेक्चर रिलीज हो चुका है और 1 बाय 1 आपको वेरी सून कॉन्टिन्यूसली आपको लेक्चर इसके मिलते रहेंगे। और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को पढ़ा रही हैं नीरज तोमर मैम। तो बहुत ही एक छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा अच्छे तरीके से वो कनेक्ट करके आपको बताती हैं। तो जो बच्चों की प्रॉब्लम थी एक AKTU के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कहीं किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हों, है ना, तो जो भी केमिस्ट्री की प्रॉब्लम आ रही थी अब वो उनकी प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो गई है। अब वो प्रॉब्लम बन चुकी है किसकी, नीरज तोमर मैम की। नीरज तोमर मैम आपको पढ़ा रही हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। देन इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो भाई इसके लिए हम थोड़ा माफ़ी चाहेंगे आपसे। मैंने वादा किया था आपसे कि हम लॉन्च कर रहे होंगे, अब से 10-15 दिन पहले हमको लॉन्च करना चाहिए था। बहुत सारे बच्चे हमसे डिमांड कर रहे थे लेकिन हम नहीं कर पाए, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं और दूसरों पे भी डिपेंड करती हैं। लेकिन अभी भी हमारी कोशिश जारी है और इस बार पक्का इलेक्ट्रॉनिक्स की बारी है। तो मैंने लिख दिया है कमिंग सून, बहुत जल्दी आपको ये कोर्स भी मिलने वाला है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों से चिंता इलेक्ट्रॉनिक्स की हमको हो रही है। चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं फिर। ये इन्फॉर्मेशन थी बेसिकली, कुछ बच्चों को नहीं पता लग पा रहा था सर, वो पूछ रहे थे कि ये कोर्सेस हम कैसे ले सकते हैं, कैसे हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेशन क्या होता है और रेफ्रिजरेंट क्या होता है, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हुए समझते हैं हम व्हाट इज़ रेफ्रिजरेशन। तो पहले आप इसकी डेफिनेशन रीड करें। रेफ्रिजरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर। माय डियर स्टूडेंट्स, देखो एक सराउंडिंग है, सराउंडिंग का कुछ टेम्परेचर है, आप चाहते हैं कि सराउंडिंग टेम्परेचर से टेम्परेचर कम हो जाए, है ना, तो सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे आपके घर पे फ्रिज रखा हुआ है जिसको हम बोल सकते हैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, उसमें क्या करते हो आप, फ्रूट्स रखते हो, वेजिटेबल्स रखते हो, बहुत कुछ उसके अंदर आप रखते हो। तो आप क्या करना चाहते हो कि भाई जहाँ पर आपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स को रखा हुआ है उस स्पेस का टेम्परेचर, उस अंदर का टेम्परेचर, है ना, क्या हो जाए, कम हो जाए। सराउंडिंग बाहर के टेम्परेचर से अंदर का टेम्परेचर आप कम करना चाहते हो, इसी को हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। या फिर ऐसा समझ लीजिए जिस रूम में आप अभी बैठे हुए हो, घर पे बैठे हुए हो ब्लैंकेट के अंदर, या फिर है ना ब्लैंकेट के अंदर आप बैठ करके पढ़ रहे हो फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या आप अपनी क्लासरूम में बैठे हुए हो, है ना, कॉलेज में बैठे हुए हो, तो इस रूम का टेम्परेचर अगर आप कम करना चाहते हो, मान लो गर्मियों के दिन है, अभी तो थोड़ा सा सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा, अगर मान लो गर्मियों के दिन है 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बाहर का, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है, 45 डिग्री सेल्सियस है, तो गर्मी लगेगी। आप क्या चाहोगे कि भाई सराउंडिंग से कम टेम्परेचर हो जाए अपने रूम का, है ना, जिस पर आप कंफर्ट फील करें। तो क्या करना पड़ेगा आपको, AC लगानी पड़ेगी। तो वहाँ पर आपने अल्टीमेटली किया क्या है, आपने सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन किया है। तो मैं फाइनली इसको रिपीट मतलब एक लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ कि रेफ्रिजरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद एक टर्म आती है क्या, रेफ्रिजरेंट, है ना। अभी मैंने बताया आपको रेफ्रिजरेशन, नाउ व्हाट इज रेफ्रिजरेंट। देखो आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है या फिर जो आपकी AC होती है, एयर कंडीशनर, उसमें एक वर्किंग मीडियम होता है, एक उसमें उसके अंदर एक फ्लूइड होता है ना, वो क्या होता है उसके अंदर रीसर्कुलेट होता रहता है और उसी वर्किंग मीडियम को, उसी फ्लूइड को, उसी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेंट कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रेफ्रिजरेंट एक सब्सटेंस है। रेफ्रिजरेंट इज ए सब्सटेंस विच इज यूज टू प्रोड्यूसिंग लोअर टेम्परेचर। अरे वाह, ये भी लोअर, ये भी तो सराउंडिंग से कम टेम्परेचर को प्रोड्यूस कर रहा है, और रेफ्रिजरेशन में भी यही हम बोल रहे हैं भाई, रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस है, रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस है और रेफ्रिजरेंट एक सब्सटेंस है, एक वर्किंग मीडियम है, एक फ्लूइड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है भाई, रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस है और जबकि रेफ्रिजरेंट एक सब्सटेंस है। यस, अगर कुछ एक दो एग्जांपल याद कर सकते हैं आपकी कौन कौन से रेफ्रिजरेंट होते हैं, जैसे NH3 होता है कि रेफ्रिजरेंट, वाटर हो सकता है, एयर हो सकती है, R11, R12, R134, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं। अब आप दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि भाई R11, R12 ये क्या है, ये कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, तो ये आपका एरिया नहीं है ना, बस 2-3 एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, है ना, वो मैकेनिकल थर्ड ईयर वाले बच्चे पढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ें।
अब ये जो रेफ्रिजरेंट है ये किस तरह से टेम्परेचर को मेंटेन करता है, कैसे लोअर टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है। जब हम वर्किंग पढ़ेंगे ना रेफ्रिजरेटर की, कौन कौन से कंपोनेंट्स उसके अंदर होते हैं, कैसे वो काम करता है, तब आपको ये समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन के कौन कौन से एप्लीकेशंस हो सकते हैं, जैसे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जिसमें आप फ्रूट्स रखते हो, वेजिटेबल्स रखते हो, है ना। केमिकल रेफ्रिजरेशन, कई बार केमिकल को प्रिजर्व करने के लिए टेम्परेचर को कम करना होता है। इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन, ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन, भाई ट्रांसपोर्ट में जैसे कि आपका फ्लाइट में आप जाते हो, ट्रेन में आप जाते हो, कार में, है ना, एसी लगी रहती है, वहाँ पर हमको टेम्परेचर कम करना होता है। एयर कंडीशनिंग, राइट। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स, एप्लीकेशंस आप लिख सकते हैं। दैट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की यहाँ पर हम बात कर रहे होंगे। इसको समझते हैं, एक बार मेरे साथ रीड करना। और मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि एक बार रीड करने से आपको ये समझ नहीं आएगा, देन आई विल एक्सप्लेन टू यू। चलो एक बार रीड करो लेकिन मेरे साथ, कि भाई 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या हुआ, कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज़ टू बी रिमूव फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 1 डे। यानी कि एक दिन का मतलब 24 घंटे में, है ना। ये कह रहा है कि भाई 1 टन आपने वाटर लिया, उसमें से किस रेट से आप हीट को रिमूव करोगे, ताकि वो जो वाटर आपने लिया है, जो पानी लिया है, वो बर्फ़ बन जाए, वो आइस बन जाए, है ना। और कितने डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ बनती है आप सभी जानते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो 24 घंटे में, यानी कि एक दिन में 1 टन वाटर को आपने आइस में कन्वर्ट करना है, तो किस रेट से हीट रिमूव हो रही है, दैट इज कॉल्ड 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ओके, लेट मी एक्सप्लेन विद द डायग्राम। ओके, यहाँ पर समझना जरा। मान लो ये है आपके पास 1 टन ऑफ वाटर। आपके पास क्या है, वाटर है। कितना वाटर है, 1 टन वाटर है आपके पास, 1 टन वाटर है। आप मुझे एक बात बताओ, बहुत ही बेसिक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने बर्फ़ सभी जमाते हैं, आइस तो जो सभी फॉर्म करते हैं ना फ्रिज के अंदर। आप क्या करते हो, पानी लेते हो, और पानी को आपने किसी बर्तन में पानी लिया और उसको फ्रीजर में रख दिया, सबसे ऊपर वाले में जो चैम्बर होता है फ्रिज के अंदर। जैसे उसमें रखोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आइस में। तो आपने क्या करना है, आपने 1 टन वाटर लिया है, पानी लिया है, और इसको आपने आइस में कन्वर्ट करना है। तो जब पानी आइस में कन्वर्ट होता है, जब बर्फ़ बनती है, तो टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में जा रहा है, यानी कि वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है, बर्फ़ में कन्वर्ट हो रहा है। कितने डिग्री पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। एक बात बताओ, जब आप पानी को बर्फ़ में कन्वर्ट करोगे तो क्या हीट रिमूव करनी पड़ेगी, यस और नो। तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, इस पानी में से हीट को निकालना पड़ता है, जो कि आप क्या करते हो, फ्रीजर से यही तो काम करते हो, फ्रीजर में, है ना, रेफ्रिजरेटर में। तो पानी से आप क्या करोगे, हीट को निकालोगे, हीट को रिमूव करोगे। ये लिखा है देखो यहाँ पे, हीट को रिमूव करोगे, है ना। और ये पानी जो है धीरे धीरे 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये किस रेट से किस रेट से यहाँ से हीट रिमूव हो रही है, किस रेट से हीट रिमूव हो रही है, उसी को तो बोलते हैं हम टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। मतलब, तो देखो दो ध्यान से जरा फिर से, कि भाई एक दिन में, यानी कि 24 आवर में, है ना, 1 टन वाटर को आपने 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 टन वाटर को आपने आइस में जब कन्वर्ट किया, तो कितनी हीट रिमूव हुई, दैट इज कॉल्ड 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। एक बार और पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा आपको, इंपॉर्टेंट है, और ये AKTU में आया हुआ है। देखो, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट, देखो यहाँ से हीट रिमूव हो रही है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज टू बी रिमूव फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 1 डे, यानी कि 24 आवर्स। ओके, तो बेसिकली ये हीट ट्रांसफर रेट को रिप्रेजेंट करता है। जो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है ना, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन रिप्रेजेंट्स द हीट ट्रांसफर रेट। किस रेट से हीट ट्रांसफर हो रही है, किस रेट से हीट रिमूव हो रही है, यस और नो। तो ये
अच्छा, एक बात और याद रखना आप, न्यूमेरिकल में आपको हेल्प मिलेगी। 1 TR का मतलब है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, एंड दैट इज इक्वल टू 3.5 किलोवाट, है ना। 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, मतलब क्या हुआ कि पर सेकेंड 3.5 किलो जूल क्या हो रही है, हीट रिमूव हो रही है। कितनी किलो जूल हीट ट्रांसफर हो रही है पर सेकेंड, दैट इज 3.5 किलो जूल। यस और नो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं, अच्छा इस किलो जूल पर सेकेंड को ही हम क्या लिख सकते हैं, किलोवाट लिख सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये तो आपने ये बताया कि सर 1 सेकेंड में कितना हो रहा है, 3.5 किलो जूल, तो ये आप मुझे बता सकते हैं क्या 1 मिनट में कितना होगा। यस, 1 सेकेंड में अगर 3.5 हो रहा है तो 1 मिनट में तो ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगी। तो आप क्या करो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 मिनट में आ जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 60 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा आपका 210। 60 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 210, यानी कि 210 किलो जूल पर सेकेंड। तो ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पर आवर कितना होगा, तो आप दिस इज नॉट किलो जूल पर सेकेंड, इट इज किलो जूल पर मिनट, इट इज किलो जूल पर मिनट। ओके, तो अगर आप पर आवर निकालना चाहते हैं, भाई एक बात बताओ आप मुझे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर है 1 सेकेंड में कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, 3.5 किलो जूल। 1 मिनट में कितनी हो रही है यहाँ पर, 210 किलो जूल पर 210 किलो जूल। अगर आप चाहते हैं कि 1 घंटे में पर आवर कितनी हीट ट्रांसफर हो रही होगी, तो फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो पर आवर आ जाएगा। सो दिस इज एक छोटी सी डेफिनेशन है जो एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती है। आगे बढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो एक होता है आपका नेचुरल रेफ्रिजरेशन मेथड, इसके अंदर नेचुरल आइस हम यूज़ करते हैं। आप आइस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे बर्फ़ का टुकड़ा है, उसके कांटेक्ट में जो एयर आएगी तो वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसी तरह से एक नेचुरल के अंदर इवापोरेटिव कूलिंग भी आता है। उसके बाद आता है आपका आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन मेथड, लाइक गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, देन वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। चलिए वन बाय वन, एक सेकेंड, राइट, ओके। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो टॉपिक मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं ये एग्जाम में हमेशा आता है और आएगा, अभी भी आएगा। आज का जो वीडियो लेक्चर आप देख रहे हैं, है ना, अभी हम पेन टैब से पढ़ रहे हैं। हाँ, ये मैं अनाउंस करना भूल गया आपको। एक्चुअली हमारा जो सिस्टम है ओवरलोड की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, है ना, सिस्टम हमारा क्रैश हो गया था। अभी कंप्यूटर सिस्टम में जो है बहुत सारा डेटा भी हमारा उड़ गया है ना। बहुत सारे लेक्चर्स जो रिकॉर्ड हो चुके थे वो नहीं रिकवर हो पाए हैं। तो अभी आपको 1-2 दिन तक पेन टैब से लेक्चर मिल रहे होंगे। जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे ना, वो बोल रहे थे कि सर लेक्चर नहीं आ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम हो गई है थोड़ा सा अभी। लेकिन ये प्रॉब्लम हमारी आज शाम तक हम इसको दूर करेंगे, है ना। नया सिस्टम हमारा लग जाएगा और आपको फिर से डिजिटल बोर्ड वाले ही लेक्चर मिलेंगे। तो ये 2-3 लेक्चर, 1-2 लेक्चर आपको मिलेंगे, है ना। एप्लीकेशन में भी जो है पेन टैब से ही लेक्चर जा रहे होंगे। गुलशन सर ने लेक्चर अपलोड किए हैं अभी, तो वो भी पेन टैब के हैं, तो आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएंगी सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने लिखा है 2020-21 में आया हुआ है, ये 21-22 में भी आया हुआ है क्वेश्चन, है ना, हर बार आता है। चलो, तो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का जो कॉन्सेप्ट मिला था हमको क्लॉसियस से मिला था। तो क्लॉसियस का स्टेटमेंट अगर हम एक बार देख लें तो और अच्छे समझ में आएगा हमको रेफ्रिजरेटर हीट पंप। तो क्लॉसियस ने क्या हमको बोला था, बहुत ही शानदार बात इन्होंने बोली कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस। इन्होंने बोला कि दुनिया में ऐसी कोई भी मशीन बनाना संभव नहीं है, कोई भी ऐसी मशीन संभव नहीं है विच ऑपरेट्स ऑन ए साइकिल, जो साइकिल पे ऑपरेट करे, यानी कि लगातार काम करे, एंड ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। समझना ध्यान से। मान लो कि ये है आपकी कप ऑफ टी, ये कप ऑफ टी है, आपने अभी गरम गरम एकदम चाय बनाई है बेहतरीन, है ना, अदरक डाल के, इलायची डाल के, आपने बनाई है चाय गरम गरम। अब मान लो ये टेम्परेचर कितना है, चाय का टेम्परेचर कितना होगा, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 80 डिग्री सेल्सियस। अब इसको आपने रूम में रख दिया ला करके, आपने इसको रूम में रखा, टेबल पर रख दिया रूम में। अब जो रूम है, जो सराउंडिंग है, उसका टेम्परेचर कितना है, अरे आजकल तो काफ़ी टेम्परेचर कम चल रहा है, मान लेते हैं कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जांपल, 15 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, क्या आपकी चाय ठंडी नहीं होगी? यस माय डियर स्टूडेंट्स, धीरे धीरे आपकी चाय ठंडी हो जाएगी, है ना। और कितनी ठंडी हो जाएगी, कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा भाई, यहाँ से चाय के कप में से हीट निकल रही होगी और सराउंडिंग में जा रही होगी, क्योंकि क्योंकि
क्यों जा रही होगी भाई? चाय के कप में से हीट सराउंडिंग में क्यों जाएगी? क्योंकि चाय का टेम्परेचर ज़्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है। बोलो यस और नो। तो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो धीरे धीरे आपकी चाय क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। और कितना टेम्परेचर हो जाएगा? वो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर था, जो रूम का टेम्परेचर था, 80 डिग्री सेल्सियस से घट के चाय का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस सराउंडिंग के रूम के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। बोलो यस और नो। इतनी बात समझ में आती है? क्या इसमें कुछ करने की ज़रूरत है क्या? चाय का कप आप रूम में रख दीजिए, अपने आप ठंडा हो जाएगा, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप इस चाय को वापस टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो, क्या ये अपने आप टेम्परेचर बढ़ सकता है? क्या ये चाय अपने आप गर्म हो सकती है? बोलो यस और नो। तो ये चाय अपने आप से गर्म नहीं होगी। इसी तरह से एक और एग्जांपल दे दूं मैं आपको और थोड़ा सा फील कराऊं। मान लो अभी जो है गर्मियों के दिन है, मान लो गर्मियों के दिन है और आपने जो है एक बहुत ही ठंडे पानी की बोतल आपने फ्रीजर से निकाली, वाटर है, और आपने फ्रीजर में रखी हुई थी, इसको एकदम चिल्ड किया हुआ था। तो कितना टेम्परेचर रहा होगा? मान लेते हैं 4 डिग्री सेल्सियस। मान लेते हैं आपने जो फ्रीजर से एकदम चिल्ड वाटर, चिल्ड पानी की जो बॉटल निकाली है, उसका पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है। आपने इसको रूम में रख दिया, है ना, और बाहर रख दिया रूम में। और यहाँ पर रूम का यानी कि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, गर्मियों के दिन है तो मान लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? ये पानी जो आपने ठंडा पानी रखा था, ये गर्म होने लग जाएगा। थोड़ी देर के बाद ये पानी गर्म हो जाएगा। जैसे आप क्लासरूम से बाहर जाते हो, है ना, और वहाँ से पानी को भर के लाते हो बॉटल को और थोड़ी देर तक रखते हो, गर्म हो जाता है पानी, फिर दोबारा ठंडा पानी लेके आते हो क्या रहा है बेसिकली? क्योंकि इस बार बॉटल के अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो बाहर से हीट इस बार अंदर जाएगी, तभी तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बोलो यस और नो। यस माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा? सराउंडिंग के बराबर हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि हीट का जो ट्रांसफ़र है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है अपने आप से, स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली जैसे चाय का कप का एग्जाम्पल लिया तो चाय में से हीट कहाँ गई? बाहर सराउंडिंग में गई। जब हमने ठंडे पानी की बोतल का एग्जाम्पल लिया तो हीट बाहर से अंदर गई, पानी के अंदर गई, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर कम था। मतलब कहने का है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफ़र अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर कहना क्या चाहते हो? मैं कहना यही चाहता हूँ कि हीट का ट्रांसफ़र लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी नहीं हो सकता बिना किसी इनपुट दिए, बिना किसी इनपुट दिए। अगर आप चाहते हो किसी चीज़ का टेम्परेचर क्या हो? इंक्रीज़ हो। मतलब मान लो कि किसी बॉडी, मान लो आपने जो है एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर कितना है, जिसका टेम्परेचर कितना है 2 डिग्री सेल्सियस है, और एक दूसरी बॉडी है जिसका टेम्परेचर कितना है, मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस है। आप चाहते हैं कि हीट का ट्रांसफ़र हो जाए 2 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस की तरफ, लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ आप हीट का ट्रांसफ़र कराना चाहते हो, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। जैसे, है ना, जैसे एक बात बताओ मुझे, जैसे पानी है, आप छत पे हो, है ना, छत पे हो, आपके ग्लास में या आपके हाथ में ग्लास है, पानी है, आपने ग्लास को उल्टा किया, कुछ नहीं किया, तो पानी नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? बोलो यस और नो। आपके हाथ में एक ग्लास है, आपने ग्लास को टिल्ट किया, उल्टा किया, तो ये पानी जो है नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? अपने आप तो नीचे ही आएगा ना। क्या ऊपर जा सकता है पानी? यस, ऊपर जा सकता है, लेकिन आपको एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, है ना, आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, पानी ऊपर जा सकता है। जैसे और अच्छा एग्जाम्पल मेरे माइंड में आ रहा है, जैसे आपकी छत पे एक पानी का टैंक रखा है, जैसे आपकी छत पे एक पानी का जो टैंक रखा है ना, उसमें से पानी नीचे अपने आप फ्लो होता रहता है या कुछ करना पड़ता है? क्या आप मोटर चलानी पड़ती है आपको? जब आपको फेस वॉश करना होगा तो आप वॉश बेसिन में जाएंगे, टैब को ओपन करेंगे, पानी ऊपर से नीचे अपने आप आएगा बिना वर्क करे। लेकिन जब आपको नीचे से पानी ऊपर ले जाना पड़ेगा ना छत पे, टैंक में, तो आपको मोटर चलानी पड़ेगी, आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, मोटर से इलेक्ट्रिक वर्क आपको देना पड़ेगा, तब जाकर के जो पंप है पानी को नीचे से ऊपर ले जाएगा। तो मतलब कहने का ये है, जैसे जैसे
जो वाटर है वो हाई हेड से लो हेड, ऊपर से नीचे की तरफ बिना कुछ करे अपने आप आ सकता है, लेकिन पानी को नीचे से कम हाइट से ज़्यादा हाइट पर ले जाना है तो वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। उसी तरह से सिमिलरली हीट का ट्रांसफ़र हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ अपने आप होगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हीट का ट्रांसफ़र अगर आप चाहते हो कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हो तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। यस और नो। चलो, तो ये कहानी थी थोड़ी सी जो मैंने आपको बताई है ना, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। नाउ कम बैक टू दी, अब हमको ये इजीली समझ में आने वाला है। तो क्या बोला इन्होंने क्या बोला, क्लॉसियस ने क्या बोला, एक्चुअली ये थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ होता है, उसका ये दूसरा स्टेटमेंट है। इन्होंने बोला कि ऐसी मशीन, देखो समझना ध्यान से, यहाँ पर बना रहा हूँ मैं एक हाई टेम्परेचर बॉडी जिसका टेम्परेचर है TH, एक बना रहा हूँ मैं यहाँ पर लो टेम्परेचर बॉडी, दिस इज लो टेम्परेचर बॉडी जिसका टेम्परेचर है TL, और यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं एक डिवाइस मैंने यहाँ पर लगा दी है, और ये क्या कर रहा है, हीट का ट्रांसफ़र करा रहा है लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ। आप अगर ध्यान दें तो मैंने हीट का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ कराया, लो टेम्परेचर बॉडी, TL मतलब लो टेम्परेचर बॉडी, TH मतलब हाई टेम्परेचर बॉडी। भाई TH का मतलब है इसका टेम्परेचर हाई है और TL का मतलब है इसका टेम्परेचर लो है। अब हीट का ट्रांसफर मैं कहां से कहां करा रहा हूं, लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ, लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ। अब मैंने इसको कुछ वर्क नहीं दिया, ये एक ऐसी डिवाइस है, यहां पर आप देख रहे हैं, ये जो एक ऐसी डिवाइस है, यहां पर जो डिवाइस लगी हुई है, ये डिवाइस कर क्या रही है, लो टेम्परेचर बॉडी से हीट का ट्रांसफर हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ करा रही है, और इसको हम कुछ भी वर्क दे नहीं रहे, तो ये इम्पॉसिबल है। ये क्या नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप इसका हीट लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर कराओ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये जो डिवाइस आपने बनाई है ना, ये डिवाइस इम्पॉसिबल है, दिस डिवाइस इज इम्पॉसिबल। तो यही हमको बताया था किसने, क्लॉसियस ने, कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस which operates on a cycle and transfer heat from low temperature body to high temperature body without any external work। अब ये समझ लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई आप ये तो कह रहे हो कि हीट का ट्रांसफर लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ नहीं हो सकता है ना, लेकिन विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क, अगर आप इसको कुछ वर्क प्रोवाइड करोगे तो संभव है। तो क्या है, ये पॉसिबल है। चलो, तो यहां से हमको मिल जाएगा रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का कॉन्सेप्ट। अगर यहां पर कुछ वर्क दे दोगे ना इसको, तो ये संभव है, तो पॉसिबल है ना। चलो, तो नेक्स्ट आता है कि आपका रेफ्रिजरेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना, ठीक है। चलो, तो क्या होता है रेफ्रिजरेटर, आपके घर में भी रखा हुआ है रेफ्रिजरेटर। क्या करता है रेफ्रिजरेटर, सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन करता है। बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, अंदर का टेम्परेचर कम करना है, तो रेफ्रिजरेटर का यूज़ करो। तो देखो लिखा है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि रेफ्रिजरेटर इज यूज टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर। सराउंडिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मेंटेन करेगा कौन, रेफ्रिजरेटर। इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, दैट इज वेरी नाइस, है ना। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी यहाँ से पूछ सकता है आपसे। तो आपने क्या करना है, दो टेम्परेचर लेने होते हैं, है ना। तो ये होगा आपका, और यहाँ पर क्या लगा दोगे, एक रेफ्रिजरेटर। बहुत सिंपल डायग्राम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, ये टेम्परेचर है आपका TH मतलब हाई टेम्परेचर है, एंड दिस इज द TL दैट इज लो टेम्परेचर। अब क्या करोगे, लो टेम्परेचर बॉडी से हीट का ट्रांसफर होगा, है ना, हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ, यहाँ पे यस और नो, यस। एंड यहाँ पर लिख देते हैं R का मतलब है रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, तो लो टेम्परेचर बॉडी से हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। मान लो कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करी इसने, QL। ये जो TL टेम्परेचर है, वहाँ से इस स्पेस से इसने कितने हीट को एक्सट्रैक्ट किया, कितने हीट को खींच लिया, QL। और कितने हीट ऊपर रिजेक्ट कराई सराउंडिंग में, हाई टेम्परेचर की तरफ, QH, है ना। क्योंकि ये टेम्परेचर TH है तो हम इसको QH लिख सकते हैं। कई जगह इसको Q1 Q2 T1 T2 लिखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक बात बताओ, ये जो रेफ्रिजरेटर है ये कर क्या रहा है, ये आपका जो घर में रेफ्रिजरेटर रखा है क्या कर रहा है, अंदर से हीट निकाल रहा है और बाहर हीट को फेंक रहा है, अंदर से हीट को निकाल के बाहर हीट को फेंक रहा है। कभी रेफ्रिजरेटर के पीछे खड़े होकर देखा आपने, वहां से हीट निकलती रहती है। तो आप मुझे बताओ
कौन सा टेम्परेचर मेंटेन करना है, अंदर का टेम्परेचर ना, तो ये अंदर का टेम्परेचर होगा TL। मान लो 4 डिग्री सेल्सियस आपको ये टेम्परेचर मेंटेन करना है। अब ये क्या है, TH हाई टेम्परेचर, यानी कि बाहर का टेम्परेचर, यानी कि जो रूम का टेम्परेचर है, जो आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर है, जहाँ पर आपका रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है ना, वो कितना है, TH है, राइट। अब यहाँ अंदर से हीट निकाल के बाहर फेंक रहे हो, यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लो कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है। अब देखो 4 डिग्री सेल्सियस से, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर हो रहा है। अपने आप तो होगा नहीं, क्लॉसेस ने बोला था अपने आप तो नहीं होगा भैया, आपको कुछ वर्क देना पड़ेगा, तो कुछ वर्क दे दो इसको, तभी ये काम हो पाएगा। अब ये पॉसिबल है, यहाँ पर हमने वर्क नहीं दिया था, वर्क 0 था यहाँ पे। अब यहाँ पर तो वर्क देते हो, यस और नो, इलेक्ट्रिकल वर्क देते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है कि नहीं, यस, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आता है आपका, तो आप इलेक्ट्रिकल वर्क दे रहे हो। अगर वर्क दोगे तो अंदर से हीट निकलेगी, बाहर चली जाएगी। आप स्विच ऑफ कर दो फ्रिज का, तो हीट निकलना बंद हो जाएगा, उसमें से अंदर से हीट बाहर निकलेगी नहीं, और अंदर का टेम्परेचर भी बाहर के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। आपने जो टमाटर रखे होंगे ना फ्रीजर के अंदर, फ्रिज के अंदर, वो सब खराब हो जाएंगे कुछ समय के बाद। आपने दूध रखा हुआ है, खराब हो जाएगा जब उसको ऑन नहीं करोगे स्विच को। स्विच ऑन कर रहे हो मतलब उसको वर्क दे रहे हो, है ना, कुछ वर्क दे रहे हो, तब तो ठीक है। यूनिको ये जो आपका रेफ्रिजरेटर है, ये हीट को ट्रांसफर कराता रहेगा लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी, इस तरह से। अब जहां से हम हीट को निकालेंगे तो वहां का टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा, यस और नो। भाई जैसे मैंने आपको चाय का एग्जांपल दिया था, गर्म चाय का कप है, उसमें से हीट निकलेगी तो चाय के कप का जो चाय का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। ऐसे ही तो यहाँ पर जो आपका स्पेस है जिसको आपने कूल करना है ना, जहाँ पर आप कुछ चीज़ों को स्टोर करते हो, बोलो यस और नो, तो यहाँ से हीट निकालोगे तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जहाँ से हीट को निकालते हो वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा, बोलो यस और नो। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर के कंपैरिजन में ये टेम्परेचर को कम मेंटेन करके रखता है। और ये बात याद रखना कि जो रेफ्रिजरेटर है वर्क करता है किस पर, क्लॉसियस स्टेटमेंट पर, क्लॉसियस स्टेटमेंट पर। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इट एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द लो टेम्परेचर मीडियम, लो टेम्परेचर मीडियम से हीट को एब्जॉर्ब करता है। भाई ये जो आपका रेफ्रिजरेटर ये क्या कर रहा है, ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, कितने हीट एब्जॉर्ब करी, दैट इज QL, ओके, एंड रिजेक्ट्स हीट इनटू हाई टेम्परेचर मीडियम, ये है आपका हाई टेम्परेचर मीडियम, और कितने हीट यहां पर रिजेक्ट कर दी इसने, QH, ओके, एंड बाय कंज्यूमिंग बाय कंज्यूमिंग एक्सटर्नल वर्क, तो कितना वर्क इसने कंज्यूम किया, W, बोलो यस और नो। तो ये आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हमारा जो फीडबैक है उसको आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। आपका जो भी फीडबैक होगा हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, जहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होगी हम उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। चलो अब बात करते हैं COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मैं अब डायग्राम जल्दी से बना देता हूँ। दिस इज हाई टेम्परेचर मीडियम, दिस इज लो टेम्परेचर मीडियम, ओके, एंड दिस इज द रेफ्रिजरेटर। बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, डायग्राम को ऐसे ही बनाते हैं, यस, ओके, बहुत सिंपल है, 10 सेकंड के अंदर आप ये डायग्राम बना सकते हो, बोलो यस और नो। यस माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखना डायरेक्शन क्या होंगे इनकी। भाई ये है आपका हाई टेम्परेचर TH, ये है आपका लो टेम्परेचर TL। लो टेम्परेचर से कितने हीट को लेता है ये, QL। हाई टेम्परेचर पे कितने हीट को रिजेक्ट कराता है, दैट इज QH। और कितना वर्क लेगा, W, बोलो यस और नो। और R लिख देंगे यहाँ पर बिकॉज इट इज रेफ्रिजरेटर। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर की COP क्या होगी, दैट इज डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट, ओके। अब आप मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज डिजायर्ड इफेक्ट, आप चाहते क्या हो, आपकी चाहत क्या है ना, व्हाट इज योर चाहत, आप चाहते क्या हो इस रेफ्रिजरेटर से। आप इस रेफ्रिजरेटर से चाहते हो कि जो टेम्परेचर है उसको कम करना चाहते हो, बोलो यस और नो। कौन सा टेम्परेचर कम करना चाहते हो, जो यहाँ पे है, जहाँ पर आपका स्टोरेज है, जहाँ पर आपने टेम्परेचर कम करना है, जो आपका रेफ्रिजरेटर घर में रखा हुआ है उसके अंदर का टेम्परेचर कम करना चाहते हो, बोलो यस और नो। तो इसका मान लो कितना टेम्परेचर मेंटेन करना चाहते हो अंदर का, 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस को कम करने के लिए, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको कितनी हीट निकालनी पड़ेगी, QL। कितनी हीट निकालनी पड़ेगी, QL। तो आपका जो यहाँ पे इच्छा है
आपकी इच्छा है कि यहाँ से QL जो हीट है वो रिमूव हो जाए, तो आपका जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो QL है। इस डिजायर्ड इफेक्ट को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, है ना, वर्क इनपुट। आप मुझे एक बात बताओ भाई, इतनी हीट रिमूव करनी है, टीएल टेम्परेचर को मेंटेन करना है, इतनी हीट रिमूव करनी पड़ेगी टीएल को मेंटेन करने के लिए क्यूएल, और क्यूएल को रिमूव करने के लिए आपको डब्ल्यू वर्क देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड इनपुट है वो डब्ल्यू है, और जो आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है इसको हम कूलिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। कूलिंग इफेक्ट, ये कूलिंग इफेक्ट ही तो आप प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट यानी कि कूलिंग इफेक्ट यानी कि जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो है हमारा QL डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट कितना है, W, ये हो जाएगा W। बहुत ही बढ़िया। अब एक बात और बताना कि भाई आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो क्या, कि ये जो रेफ्रिजरेटर है, ये जो आप रेफ्रिजरेटर देख रहे हो, एनर्जी इन एनर्जी आउट लिखो इसके लिए, एनर्जी इन एनर्जी आउट। ओके, हमारा जो सिस्टम है वो है रेफ्रिजरेटर। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर जरा ध्यान से देखो कितनी एनर्जी इन हुई, QL इस रेफ्रिजरेटर के अंदर गई तो एनर्जी इन में आ जाएगा QL, और W जो वर्क है वो भी तो इसके अंदर ही गया है, तो दैट इज प्लस W। तो QL और W हमने एनर्जी इन हो गया इसके अंदर, इक्वल टू एनर्जी आउट कितना है, रेफ्रिजरेटर से कितनी एनर्जी बाहर निकली, QH इक्वल टू QH। तो आप मुझे बता सकते हो कि W को हम क्या लिख सकते हैं, तो QH माइनस QL। क्या हम इसको याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। तो W जो होगा दैट इज QH माइनस QL। तो यहाँ से हम COP ऑफ रेफ्रिजरेटर लिख सकते हैं QL डिवाइडेड बाय W को लिखा हमने QH माइनस QL। अब ये कहाँ से आया, W को हमने QH माइनस QL कैसे लिखा, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। तो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आपके पास आ चुका है, दैट इज द COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। बताओ कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। यस, नेक्स्ट आता है ये कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। मैथमेटिक्स का कोर्स चल रहा है आपका, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चल रहा है, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग चल रहा है ना, केमिस्ट्री भी हम लॉन्च कर ही चुके हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपका जल्दी आने वाला है। फिजिक्स की भी हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे आपको क्या हो सकता है उसमें। नेक्स्ट है हमारा रेफ्रिजरेटर के साथ साथ हीट पंप, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने लिखी है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो रेफ्रिजरेटर की डेफिनेशन क्या बताई मैंने आपको, फंक्शन क्या है रेफ्रिजरेटर का, तो रेफ्रिजरेटर इज यूज्ड टू मेंटेन लो टेम्परेचर एज कंपेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर। बस करना कुछ नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको एक वर्ड रिप्लेस करना है, लो की जगह आपको लिखना है वहां पे हाई, बस कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। हीट पंप का मतलब है कि हीट पंप इज यूज टू मेंटेन हाई टेम्परेचर एज कंपेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर। वही लैंग्वेज है, सब कुछ वही है, जहां पर लो लिखा था वहां पर बस हाई कर दीजिए। मेरे जो नोट्स की खासियत है वो यही है। अरे इसीलिए तो आपके जो सीनियर्स हैं, मैं तो आपके जो सीनियर हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो आपको अच्छा रिसोर्स जो है वो शेयर कर रहे हैं। सेकेंड ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले जो हमको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, वो लोग बहुत वीडियो हमारी शेयर करते हैं। चलो, तो आपने जहाँ पर लो लिखा था रेफ्रिजरेटर में वहाँ पर हाई लिख देना है, वही लैंग्वेज मैंने यूज़ करी है। बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ वही है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की जो वर्किंग है दोनों की सेम रहती है, डायग्राम भी एक जैसा ही बनता है। फ़र्क ये है दोनों का फंक्शन अलग अलग है, दोनों का पर्पज़ यूज़ करने का अलग है। एक से हम सराउंडिंग से कम टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर से, और हीट पंप से हम सराउंडिंग से ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। तो जल्दी से मैं इसका डायग्राम बना देता हूं बिना टाइम कंज्यूम किए, क्योंकि आपको समझ में आ चुकी हैं चीज़ें। तो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है फिर से। अभी भी क्या होगा, लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफ़र हो रहा होगा, और इसको कुछ ना कुछ वर्क भी हमको देना पड़ेगा। तो ये इस बार जो डिवाइस है दैट इज़ हीट पंप। ये टेम्परेचर कितना होता है, TL, ये टेम्परेचर होता है आपका TH। TL से जो हीट हम एब्जॉर्ब कर रहा, जो हीट पंप है कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, QL, कितनी हीट को ऊपर रिजेक्ट कराएगा, QH, और कितना वर्क लेगा, दैट इज़ W। बोलो यस और नो। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो W होता है दैट इज इक्वल टू QH माइनस के QL होता है जब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। बाकी तो आप देख सकते हैं कि जो हीट पंप है वर्क करता है किस पे, क्लॉसेस स्टेटमेंट पे। अरे रेफ्रिजरेटर भी इसी पे काम करता है। बाकी ये वाली लाइन भी सेम है, बस पूरी स्लाइड के अंदर
पूरी स्लाइड के अंदर कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपने रेफ्रिजरेटर पढ़ लिया है तो जहां पर लिखा था आपने आर, वहां पर लिखेंगे आप एचपी, जहां पर लिखा था आपने लो, वहां पर लिखेंगे हाई। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये चेंज करना है। लो की जगह हाई लिखना है और आर की जगह एचपी लिखना है, बस खत्म हो गया। वही है, कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। यस, सीओपी में फर्क आएगा, सीओपी में फर्क आएगा क्योंकि पर्पस दोनों का अलग अलग है, डिफरेंट। जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, जो आपका डिजायर्ड इफेक्ट है, बदल जाता है। देखो यहाँ पे जरा ध्यान से, ये आपको डायग्राम में फिर से बना दिया। यस माय डियर स्टूडेंट्स, राइट। तो ये क्या है इस बार आपका, दिस इज योर हीट पंप, है ना। ये टेम्परेचर है टीएल, ये टेम्परेचर है टीएच, है ना। दिस हीट कितनी यहाँ से रिमूव होगी, क्यूएल, ये कितना होगा क्यूएच, कितना वर्क दोगे डब्ल्यू। बहुत बढ़िया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलो 5 सेकंड में डायग्राम बन जाता है। नाउ सीओपी की अगर हम बात करें, सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल टू क्या होगा आपका, द डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट और डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड इनपुट, रिक्वायर्ड इनपुट। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, सराउंडिंग से टेम्परेचर ज़्यादा मेंटेन करना है इस बार हमको। इस बार आपका जो रूम है वो ऊपर जाएगा, ये वाला टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है रूम का, और ये बन जाएगा इस बार आपका सराउंडिंग। अरे ऐसे समझ लो ना, सर्दियों के दिन है, सर्दियों के दिन है, बहुत ठंड पड़ रही है, मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। अब आपको रूम के अंदर तो ठंड लगेगी, दिक्कत होगी, तो आप क्या चाहोगे, क्या चाहोगे, बाहर का टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस, अंदर का टेम्परेचर कितना होगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो आपको अच्छा फील हो पाएगा। तो इस बार आपको बाहर से हीट अंदर लानी पड़ेगी, यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो मान लो कितना है 2 डिग्री सेल्सियस, तो इस बार सराउंडिंग नीचे आएगा, क्योंकि हम कम टेम्परेचर को नीचे दिखाते हैं, हाई टेम्परेचर को ऊपर दिखा रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रूम का टेम्परेचर कितना मेंटेन करना चाहते हो, 20 डिग्री सेल्सियस। अरे तो अभी भी तो हीट का ट्रांसफर लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी हो रहा है, सराउंडिंग से किस में हो रहा है, रूम के अंदर हो रहा है। कितना वर्क करना पड़ेगा, डब्ल्यू। एक बात बताओ, आपको सराउंडिंग से मतलब है या फिर अपने रूम के टेम्परेचर से मतलब है। सराउंडिंग से मतलब नहीं होता है, हमेशा हमको रूम टेम्परेचर से मतलब होता है। जैसे यहाँ पर आप मुझे बताओ, जब हम बात कर रहे थे रेफ्रिजरेटर की, तो आपने ये जो निचले वाला टेम्परेचर टीएल, इससे मतलब था, तो इस टीएल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कितनी हीट निकालनी पड़ रही थी यहाँ से, क्यूएल। इस बार आपको रूम का टेम्परेचर बढ़ाना है, सराउंडिंग से ज़्यादा करना है, तो आपको ये टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो टीएच टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो कितनी हीट लानी पड़ेगी, क्यूएच। तो यहाँ पर जो क्यूएच है, यही है आपका हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, है ना। इस बार आपकी चाहत क्या है, आपकी चाहत है कि हम इस हीट पंप से रूम का टेम्परेचर बढ़ाएं। तो इसका मतलब ये हुआ, आपका जो सीओपी होगा हीट पंप का, वो क्या होगा, डिजायर्ड इफेक्ट कितना है इस बार, क्यूएच है, डिवाइडेड बाय इनपुट कितना दोगे, डब्ल्यू। तो दिस इज द सीओपी, और डब्ल्यू होता कितना है, दैट इज इक्वल टू क्यू एच माइनस क्यू एल। बताया मैंने अभी आपको, एनर्जी कंजर्वेशन से आता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू क्यू एच डिवाइडेड बाय क्यू एच माइनस क्यू एल। ओके, यस और नो, यस माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये आ गई आपकी सीओपी ऑफ हीट पंप, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे बढ़ें, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नाउ ये भी आता है, पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल में भी हेल्प करता है। आपको पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन द सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड सीओपी ऑफ हीट पंप। अभी हमने देखा जो सीओपी होती है ना हीट पंप की, वो कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू क्यू एच डिवाइडेड बाय क्यू एच माइनस क्यू एल। बहुत ही सिंपल है। देखो ये सीओपी तो हमने देखा ना अभी, सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू क्यू एच अपॉन क्यू एच माइनस क्यू एल। इसी तरह से मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, कि जो आपका सीओपी होता है किसके लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, वो कितना होता है, क्यू एल डिवाइडेड बाय क्यू एच माइनस क्यू एल। अरे हीट पंप की सीओपी में क्यू एच ऊपर आएगा, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर में क्यू एल ऊपर आता है ना। ये हम देख चुके हैं, कुछ मत करो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करो, दैट इज वेरी सिंपल, आपको इसमें रिलेशन मिल जाएगा। जैसे क्या करोगे, सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, भाई इसमें से आपने इसको माइनस किया, तो इसमें से इसको माइनस करो, इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज क्यू एच डिवाइडेड बाई क्यू एच माइनस क्यू एल माइनस क्यू एल अपॉन क्यू एच माइनस क्यू एल। ओके, तो ये बन जाएगा आपका क्यू एच माइनस के क्यू एल डिवाइडेड बाय क्यू एच माइनस क्यू एल, दैट विल बी इक्वल टू 1।
तो ये हो जाएगा आपका COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा 1 प्लस COP of refrigerator. So this is the relation between COP of refrigerator and COP of heat pump. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये आ गया COP। अगर आपको दे रखा है कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना है, 3 है, तो आप क्या करोगे, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर में 1 ऐड कर दोगे तो COP ऑफ हीट पंप मिल जाएगा। तो ये रिलेशन हो सकता है कि आपको न्यूमेरिकल में भी काम आ जाए। बोलो यस और नो। अगर आपको हीट पंप की COP पता है तो आपको रेफ्रिजरेटर की COP पता है। यस, चलो आगे बढ़ा जाए। तो उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की जो हमने बात करी है, COP मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। एक्चुअली कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि COP और एफिशिएंसी में क्या मतलब होता है, क्या उनका डिफरेंस होता है। देखो एफिशिएंसी, एक्चुअली आप एक बात बताना मुझे, ध्यान से ऑब्जर्व करो कि दो तरह की मशीन्स होती हैं, दो तरह की मशीन्स होती हैं, दो तरह की डिवाइसेस होती हैं। नंबर 1 जिनसे हमको वर्क मिलता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, और एक वो होती हैं जिन पर हमको वर्क देना पड़ता है, जिनको वर्क देना पड़ता है बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, एक मशीन्स वो होती हैं, दो तरह की मशीन्स आप देखेंगे जनरली अगर हम देखें तो। एक वो मशीन्स होती हैं जो वर्क प्रोड्यूस करती हैं, जो पावर प्रोड्यूस करती हैं, जैसे इंजन, जैसे क्या होता है, हीट इंजन होता है, जैसे आइस इंजन होता है, जैसे आपका स्कूटर है, जैसे आपकी स्कूटी है ना, कार है, इन सब के अंदर क्या लगा हुआ है, इंजन लगा हुआ है, वहाँ से हमको वर्क मिल रहा होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये दो इंजन हैं, कौन अच्छा है कौन ख़राब है, तो हमको परफॉर्मेंस देखनी होगी। यस और नो। परफॉर्मेंस अगर हमको देखनी है तो क्या निकालते हैं हम, एफिशिएंसी निकालते हैं, है ना, क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है वो इंजन आपका अच्छा होगा। ठीक है, इसी तरह से एक वो मशीन्स होती हैं जो वर्क कंज्यूम करती हैं, जो वर्क कंज्यूम करती हैं, जैसे आपके घर में रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, वो वर्क कंज्यूम करता है ना, उसको वर्क देना पड़ता है, प्रोड्यूस नहीं कर रहा ना वो, उससे पावर मिल नहीं रही है, उसको पावर देनी पड़ रही है। पावर कंज्यूमिंग, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है रेफ्रिजरेटर। इसी तरह से जैसे आपका AC होता है, एयर कंडीशनर, ये भी वर्क कंज्यूमिंग है, ये भी पावर कंज्यूमिंग है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है कि नहीं आता है, यस। तो ऐसे इंजन, ऐसी डिवाइस जिनसे हमको वर्क मिलता है जैसे इंजन, उसकी परफॉर्मेंस हम एफिशिएंसी से निकालते हैं। और जिनको वर्क देना पड़ता है, ऐसी डिवाइस जिनको वर्क दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस के लिए हम क्या देखते हैं, COP, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसीलिए एफिशिएंसी को ही हम क्या बोल देते हैं, COP बोल देते हैं रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के लिए, क्योंकि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर को वर्क देना पड़ता है, पावर देनी पड़ती है, ये वर्क कंज्यूम करते हैं, ये पावर कंज्यूम करते हैं, इसीलिए इनकी हम COP निकालते हैं। ठीक है, इनकी परफॉर्मेंस हम क्या परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ COP। द एफिशिएंसी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर and heat pump is expressed in terms of coefficient of performance, right? The value of COP can be greater than unity। और ये COP की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 0.9 हो सकती है, 0.8 हो सकती है, 1 से ज़्यादा हो सकती है, 1 से कम हो सकती है, लेकिन एफिशिएंसी जो है वो कभी भी 1 से कम नहीं होती है। एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1, ये डिफरेंस है दोनों में। COP कैन बी ग्रेटर देन यूनिटी, बट एफिशिएंसी कैन नॉट बी ग्रेटर देन यूनिटी। एफिशिएंसी 1 से ज़्यादा कभी हो नहीं सकती है। चलो बात समझ में आती है। तो ये डिफरेंस था इसमें। एक और चीज़ याद रखनी है आपको, द COP रिप्रेजेंट्स द रनिंग कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जितनी COP ज़्यादा होगी किसी भी, भाई आपको बताओ मैंने क्या बोला, COP से हम क्या देख रहे हैं, परफॉर्मेंस। अब आपके पास दो रेफ्रिजरेटर हैं, ठीक है, एक ही कंपनी के दोनों रेफ्रिजरेटर हैं, मतलब सब कुछ सेम है, सब कुछ सारे पैरामीटर सेम है। एक की COP ज़्यादा है, एक की COP कम है, एक की COP 4 है और एक की COP कितनी है, 3 है। तो आप क्या बोलोगे, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जिसकी COP ज़्यादा, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी। जितनी COP ज़्यादा होगी उसकी रनिंग कॉस्ट कम आएगी। हायर द वैल्यू ऑफ COP लोअर द रनिंग कॉस्ट। जितनी COP ज़्यादा होगी रनिंग कॉस्ट उतनी कम आएगी। COP ज़्यादा का मतलब है कि वो अच्छा रेफ्रिजरेटर है। रनिंग कॉस्ट को बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि एक कॉमन मैन को COP के बारे में क्या पता है, बोलो यस और नो, है ना। एक आम आदमी है, किसान व्यक्ति है, तो उसको क्या पता कि COP क्या होती है। इसीलिए आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर जब आप खरीदने जाते हो, है ना, जो आपके घर में रेफ्रिजरेटर रखा है तो उसमें स्टार लगे रहते हैं, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, इस तरह से। तो जितना COP ज़्यादा होगा उतना स्टार ज़्यादा होगा। COP मान लो एक 3 स्टार वाला है
और एक 4 स्टार वाला है। चार, तो आप ये क्या कंक्लूजन निकलता है कि भाई 3 स्टार वाले की सीओपी कम है, 4 स्टार वाले की सीओपी ज़्यादा है। मतलब 4 स्टार वाला जो है उसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा वो कम होगा, पावर कंजम्पशन कम होगा, जिसके जितने स्टार ज़्यादा होंगे, जिसके ज़्यादा स्टार होंगे उतना ज़्यादा सीओपी होगा, उतना ही इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा, उतना ही जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा, उतनी रनिंग कॉस्ट उसकी कम होगी। बोलो यस और नो। आई होप कि अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि स्टार ज़्यादा है मतलब उसकी सीओपी ज़्यादा है। चलो, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे लगता है कि 10, 12, 15 नंबर का आपको यहाँ से एग्जाम में मिलेगा, 100% मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर इंपॉर्टेंट हैं, आपको समझ आ गए होंगे, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो दूसरा पार्ट है, बड़ा छोटा वीडियो होगा इस बार हमारा, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, और वो किस तरह से काम करते हैं, और आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो किस तरह से आपको जो है कूलिंग करता है अंदर उसके, वो सारी चीज़ें हम वर्किंग समझ रहे होंगे। ये पीडीएफ आपको गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर तो मिल ही जाती है, राइट, और आपको नीचे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं, राइट। और जिन बच्चों ने अभी तक गेटवे क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गेटवे क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उसका लिंक मिल जाएगा, और बहुत सारे कोर्सेज हमारे रनिंग में हैं, बहुत सारे कोर्सेज हमारे अब बहुत जल्दी आने वाले हैं। आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। जो भी हमारा नया सिलेबस आया है ना, न्यू सिलेबस, जो कंटेंट आपको मिल रहा है, कंटेंट की जो क्वालिटी है वो एकदम ऑसम है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, डेमो लेक्चर्स आप देखते ही रहते हैं, है ना। चलिए, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, समझेंगे वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।